वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात कर रहे हैं HPSC PGT कंप्यूटर साइंस के MCQ के बारे में एंड दिस इज पार्ट नंबर 2। एंड इसके प्रीवियस सेशन में जब पहला पार्ट हमने देखा था उसमें हमने 20 डिफरेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ HPSC PGT किए थे। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि KVS PGT कंप्यूटर साइंस, HPSC PGT कंप्यूटर साइंस के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है और वो सारी वीडियोस टॉपिक वाइज मैंने रेडी की हैं। उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओवरऑल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ज़रूर चेक करें, वहाँ डेफिनेटली आपको सारे ही टॉपिक्स के MCQ की लिंक्स मिल जाएगी जिसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेंगे आपके कमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आइए आज के सेशन के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट एन एग्रीगेट फंक्शन इज इट टेक्स ए कॉलम नेम एज इट्स आर्ग्यूमेंट, मे टेक एक्सप्रेशन एज इट्स आर्ग्यूमेंट, बोथ ए एंड बी या दोनों में से कोई भी नहीं। सो हम जानते हैं कि जब हम एग्रीगेट फंक्शन की बात करते हैं, सो वी ऑल नो लाइक मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट और सम, ये बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं। नाउ जब आप किसी भी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, आई मीन एग्रीगेट फंक्शन का, तो जैसे आपने लिखा सम, तो ऑब्वियसली इसके अंदर में आपने पास किया कॉलम का नाम। से फॉर एग्जांपल आपने लिखा फ्रॉम आइटम, इसका मतलब ये आप इसमें कॉलम तो पास करेंगे, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकंड बोलता है कि इट मे टेक एक्सप्रेशन एज इट्स आर्ग्यूमेंट, तो क्या यदि आप कुछ इस तरह से लिखें, से फॉर एग्जांपल सेलेक्ट सम, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने प्राइस को लिया और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, एक एक्सप्रेशन आपने इसे बना दिया। उसके बाद यदि आप लिखते हैं फ्रॉम आइटम, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? तो बिल्कुल ये एग्जीक्यूट होगा और इसका जो आंसर होगा मींस जो भी सम आता, अगर आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते, से फॉर एग्जांपल टोटल सम होता 2000, तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करते तो ये डबल होके आपको 4000 दिखाई देता। सो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज सेइंग दैट माइक्रोवेव्स आर यूनिडायरेक्शनल, गाइडेड मीडियम या बाई डायरेक्शनल या नॉट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो पहला ऑप्शन गलत है। उसके बाद में ऑब्वियसली माइक्रोवेव को हम गाइडेड मीडियम में नहीं रख सकते बिकॉज अनगाइडेड मीडियम होता है, क्योंकि जब आप वायरलेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम अनगाइडेड मीडियम की बात करते हैं और जब वायर्स होती हैं तो वहाँ पर हम गाइडेड मीडियम की बात करते हैं। बात आती है यूनी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल की, तो एक्चुअली माइक्रोवेव्स जो होते हैं वो यूनी डायरेक्शनल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। पहला स्टेटमेंट है इन ऑगमेंटेड रियलिटी इट इज हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट रियल। एंड सेकंड इज सेइंग वर्चुअल रियलिटी इज जनरली अचीव्ड बाय वेयरिंग ए हेलमेट और गॉगल्स। देखिए, ऑगमेंट रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी ये दो आप बोल सकते हैं वर्चुअल 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं आपके साथ में। मोस्टली इन केस ऑफ इंटरटेनमेंट हम इसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ऑगमेंटेड रियलिटी की बात होती है तो यहाँ पर ये बोलता है कि रियल और नॉट रियल में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट है ये सूट करता है या ये लागू होती है बात वर्चुअल रियलिटी के केस में, ना कि ऑगमेंटेड रियलिटी के केस में। देखिए, ऑगमेंटेड रियलिटी को समझने का तरीका ये है, जैसे एक काफ़ी फेमस गेम है पोकेमॉन गो। तो इस गेम को जब आप अपने मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑगमेंटेड रियलिटी का। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी में आप रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा। और जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज वर्चुअल रियलिटी इज जनरली अचीव्ड बाय वेयरिंग ए हेलमेट और गॉगल्स, तो ये बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा शेप रेडी करूँ तो ये एक डिवाइस होता है जिसे आप लगाते हैं, इज जस्ट लाइक ए गॉगल। इसे VR हेडसेट के नाम से भी हम जानते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VR हेडसेट। तो ये आपको क्या करता है, एक्चुअली एक पूरी तरह से वर्चुअल इन्वायरमेंट में ले जाता है जहाँ पर आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप दूसरी दुनिया में पहुँच गए। सो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट्स। देखिए पहले आपने लिखा एक लिस्ट क्रिएट की ए जिसमें 10, 20 और 30 तीन वैल्यूज ली। उसके बाद आपने बी लिया, बी इक्वल टू 10 कॉमा एक नेस्टेड लिस्ट बनाई 20 एंड 30 की। तो क्या यदि आप इसे लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या ये आंसर आपको सही देगा या गलत देगा या कुछ भी नहीं देगा या ये एरर प्रोड्यूस करेगा? इस एक्सप्रेशन में क्या होगा कि जब आप ए इज ग्रेटर देन बी करेंगे तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि देखिए 10 से 10 कंपेयर हो रहा है, इंटीजर से इंटीजर, लेकिन जब आप इस 20 को इसके साथ कंपेयर करेंगे या सिस्टम जब कंपेयर करेगा तो ये एक लिस्ट होगा जिसका कंपैरिजन आप इंटीजर के साथ नहीं कर पाएंगे, तो ये एरर प्रोड्यूस कर देगा। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। लेट सपोज यहाँ पर ए में आपने डाला था 10, 20 और 30। इसी तरीके से यदि यहाँ पर दूसरा बी हम लेते और उसमें हम केवल डाल देते 10 और 30, इसके बाद में यदि आप लिखते ए इज ग्रेटर देन बी, तो ऑब्वियसली इनका कंपैरिजन आपस में होता और बेस्ड ऑन दिस आपको आंसर मिल जाता फॉल्स। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट टू डिफाइन ए डिक्शनरी। देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन पे मैं देख पा रहा हूँ कि हमने ये डिक्ट मेथड या डिक्शनरी को इस्तेमाल किया। तो पहली बात तो ये कि ये ऑप्शन सी जो है वो गलत होगा क्योंकि डिक्शनरी के नाम से कोई भी हमारा कंस्ट्रक्टर या मेथड नहीं होता। डिक्ट नाम से मेथड एग्जिस्ट करता है जिसका प्रयोग करके आप डिक्शनरी का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जब आप डिक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो की और वैल्यूज हैं उसे हम जो ये ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं की इक्वल टू वैल्यू के फॉर्म में हम वैल्यू पास करके डिक्शनरी का निर्माण करते हैं। यदि आप इस ऑप्शन ए को रन करें जहां पर आपने टपल के फॉर्म में की वैल्यू का पेयर किया है, सो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। और यही बात जब आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ करेंगे तो यहां पर भी ये बात लागू नहीं होगी। हाँ, अगर ये ऑप्शन ए की मैं बात करूं और इस दौरान यदि आप लिखते डी इक्वल टू डिक्ट एंड इसके बाद में आप यहाँ पे जिप पैरामीटर का प्रयोग करते और उसके बाद में अगर आप ये टपल्स के फॉर्म में वैल्यूज देते तब आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो सकती थी। सो बहरहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। एक्चुअली यहाँ पर ये इक्वल टू नहीं होगा, ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पास की जाएंगी। यहाँ पर ये की एक साथ होती हैं और यहाँ पर वैल्यूज एक साथ होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हैव डुप्लीकेट इंडेक्स, सीरीज, डेटा फ्रेम, डिक्शनरी या इन सभी में। तो देखिए जब आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं मतलब हम कहीं ना कहीं की भी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो सीरीज जो है उसमें डुप्लीकेट इंडेक्स हो सकते हैं, डेटा फ्रेम में भी डुप्लीकेट इंडेक्स हो सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी की जो कीज होती हैं इट शुड ऑलवेज बी यूनिक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज आस्किंग दैट लुक एट द फॉलोइंग कोड एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आउटपुट। यहाँ पे बोलता है a इक्वल टू 120, उसके बाद b में इनपुट स्टेटमेंट आपने डाला, फिर आपने a और b को कंपेयर किया, फिर इज लगा के मेंबरशिप के द्वारा इसे चेक किया, तो इसका क्या आउटपुट आएगा। अब जब आप इसके आउटपुट को देखें तो यहाँ पे बोलता है कि जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 120 है, ये असाइन हो गई हमारे a को, उसके बाद आपने b में डाला वैल्यू 120, तो उसके बाद में यहाँ पर ये आउटपुट में क्या आएगा इन दोनों केस में। तो देखिए जब आप b में वैल्यू इनपुट करेंगे तो b का एक अपना अलग स्पेस एलोकेट किया जाएगा जहां पर जो वैल्यू आप अलग से इनपुट कर रहे हैं एंटर नंबर के द्वारा, उसका मेमोरी लोकेशन क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब यदि आप a इक्वल टू बी करेंगे तो ये इक्वालिटी के लिए कंपैरिजन होगा। इक्वालिटी का मतलब a की वैल्यू b से कंपेयर की जाएगी, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर ट्रू डिस्प्ले करेगा। लेकिन जब ये बात करेगा a इज b, तो क्या a और b सेम है? a और b किस लिहाज से सेम होंगे? जब ये दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे होते, अर्थात ये a और b यदि सिर्फ इसी एड्रेस को पॉइंट कर रहे होते या इसी वैल्यू को पॉइंट कर रहे होते, उस सिचुएशन में इसका आंसर क्या होता, ट्रू होता। लेकिन अभी आप फिलहाल देखें इन दोनों का जो इंस्टेंस है वो अलग है। इस सिचुएशन में यहाँ पर जो आंसर होगा वो फॉल्स हो जाएगा। इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी हियर। अगर इस केस में मान लीजिए a में आपने डाला 120 और अगर आप लिखते b इक्वल टू a और उसके बाद यदि आप करते a इज b, तो ये आपको आंसर क्या देता, ट्रू रिटर्न करता। द रीजन इज व्हाट, ये 120 बनता जिसको पहले ये a पॉइंट करता
और b इक्वल टू a करते तो b क्या करता, इसी a को या इस पर्टिकुलर एड्रेस को ही क्या करता, पॉइंट करता। सो बेसिकली इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो रन टाइप पे सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड, 12 इज ग्रेटर देन 30 एंड टेक टिप नाउ /3 इज लेस देन 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि स्ट्रिंग का डिवीजन आप कैसे करेंगे। लेकिन जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, सो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को आप देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है 12 इज ग्रेटर देन 30। तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। और फॉल्स के बाद में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पहला जो कंपैरिजन फॉल्स हो गया, तो एंड के बाद कुछ भी लिखा हो वो उससे आपके पाइथन को कोई भी मतलब नहीं है, वो सीधे सीधे इसके आंसर को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये लिखा रहता है 12 इज लेस देन 30, और उस सिचुएशन में इस कोड को आप एग्जीक्यूट करते तो ये ट्रू हो जाती कंडीशन। उस दौरान एंड अपने बाद वाले राइट साइड के पोजीशन को चेक करता है, मींस वैल्यूज को कंपेयर करता, और यहाँ पर ये प्राप्त करता है कि ये एरर है। उस सिचुएशन में ये एरर आता ऑप्शन डी। लेकिन यहाँ पर चूंकि 12 इज ग्रेटर देन 30 था, जो कि फॉल्स है, इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग व्हाट विल कम इन ब्लैंक स्पेस ऑफ गिवन कोड। आपने एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, ओपन किया, डेटा इक्वल टू पिकल डॉट लोड फाइलो किया। तो आप सीधे सीधे समझ जाइए कि जब आपने पिकल का इस्तेमाल किया, मतलब इस लाइब्रेरी का प्रयोग आप कब करते हैं, जब आपको बाइनरी फाइल के साथ वर्कआउट करना होता है। तो सीधे सीधे आप ये बोल सकते हैं कि टेक्स्ट फाइल नहीं होगी, CSV फाइल नहीं होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज सैम्पल डॉट डैट। तो जब इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ पर इस मेथड को भी आप ध्यान दें। यहाँ पे तो चूंकि अभी मैंने पिकल की बात की, लेकिन अगर आप चाहते तो इस लोड को भी देख सकते थे। लोड या डंप होता तो ऑब्वियसली वो हमारी बाइनरी फाइल के बारे में ही बात की जा रही होती। अगर ये रीड होता या राइट लाइन होता तब हम टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे होते। तो इसी तरह, या राइटर होता या रीडर होता तो हम CSV फाइल की बात कर रहे होते। तो फिलहाल ये हुई बात इस क्वेश्चन के आंसर की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है शेयरिंग और पोस्टिंग नेगेटिव, फॉल्स एंड मीन कंटेंट अबाउट समवन इज व्हाट। साइबर स्पेस में यदि आप किसी के बारे में नेगेटिव, भद्दे कमेंट या गलत कमेंट पास करें जिससे सामने वाला एम्बैरेस हो, तो ये जो घटना है या जो ये इलीगल एक्टिविटी है, इसे हम जानते हैं साइबर स्टैकिंग के नाम से। ज़्यादातर इसे हम साइबर बुलिंग के नाम से जानते हैं। बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, द डिफरेंस लाइज एट ओनली वन पॉइंट, दैट साइबर बुलिंग बेसिकली जो होता है वो जो टीनेजर्स होते हैं उनके साथ में जब ये इस तरह की घटनाएं होती तो बुलिंग में आ जाता है। जब आप ओल्ड या यंगर लोगों की बात करते हैं तो वो साइबर स्टैकिंग की बात होती है। दूसरा, इसमें यंग टू यंग का भी रिलेशन हो सकता है, यहाँ पर यंग टू टीनेजर भी हो सकता है साइबर बुलिंग के केस में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज योर साइबर स्टैकिंग। स्पैमिंग, सोशल इंजीनियरिंग या साइबर थ्रेट की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली एक कॉमन टर्म है जिसमें स्पैमिंग, फिशिंग सारी चीज़ें आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पर ये बोलता है कि MBPS का फुल फॉर्म क्या है। देखिए यहाँ पर ये MBPS है, और एक और आपको बता दूं कि होता है MBPS, आप शायद जानते भी हो। तो यहाँ पर जब आप पहला M कैपिटल है, बाकी तीनों स्मॉल है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं मेगा बिट पर सेकेंड की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज मेगा बिट पर सेकेंड। अगर ये MB कैपिटल होता, इन दैट सिचुएशन हम कह सकते थे इट इज बेसिकली मेगा बाइट पर सेकेंड। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन ए फॉर दिस MBPS। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है ईमेल वॉज इन्वेंटेड बाई। तो ईमेल का निर्माण किसने किया था, टिम बर्नर्ली? नहीं, इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने तो HTML या जो ये WW के बारे में आप बात करते हैं उसका क्रेडिट इनको जाता है। इसी तरह से रे टॉमलिंसन की जब हम बात करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे ईमेल के लिए। 1971 के अराउंड में इन्होंने इस ईमेल का इजाद किया था या इस कॉन्सेप्ट को दिया था। जहाँ तक ये ऑप्शन सी की बात करें, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। वी ऑल शुड नो दैट VA शिवा अयादुराई इज बेसिकली 1978 में भी इन्होंने ईमेल काइंड ऑफ एप्लीकेशन बनाई थी, जो कि इंडियन थे, और काफ़ी यंग एज पे इन्होंने इसका निर्माण किया था। और जब आप लिक लाइडर की बात करते हैं तो जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, मतलब ये ARPANET की जब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, तो उनमें इसका योगदान था।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट -234//23 इंटू 2 वाट। तो ये अगर आप इसे मैनिपुलेट करें तो देखिए फ्लोर डिवीजन जो है उसकी प्रेसिडेंस हमारे मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा है। तो जब आप -234//23 करेंगे तो पहले ये क्या करेगा, फ्लोर डिवीजन करेगा। तो ये इसमें खास बात ये है कि ये नेगेटिव वैल्यू है। तो जब आप फ्लोर डिवीजन करते हैं और नेगेटिव वैल्यू करते हैं, देखिए फ्लोर में क्या होता है, इसमें दो तरीके से आंसर देखा जा सकता है। एक होता है फ्लोर और एक होता है हमारा सील। देखिए जब 234 को आप 23 से डिवाइड करोगे, दिस विल बी अराउंड 1 एंड इसके बाद में ये 0 होगा, पॉइंट लगा के 40 मतलब 10.1 समथिंग ये आएगा। अगर ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये 234 है, तो ये फ्लोर निकलेगा इसका 10.1 का, तो ये नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट होगा, दैट इज माई 10। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव नंबर है, उस सिचुएशन में इसका आंसर आएगा -10.0। तो यहाँ पर ये इसका निकालेगा सील, और सील का मतलब नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर जो कि होगा 11। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का मतलब हुआ 11, और 11 में आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22। चूंकि ये एक नेगेटिव नंबर है इसलिए इसका आंसर आएगा क्या, ऑप्शन ए, दैट इज -22। दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इन कंप्यूटर साइंस। इनमें से कौन सा स्टैक का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए प्रिंट कमांड फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स फ्रॉम सेम और डिफरेंट कंप्यूटर्स, तो ये स्टैक का एग्जाम्पल नहीं है। रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग इज बेसिकली स्टैक का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ऑफ रीडू अंडू इन एनी टेक्स्ट इमेज एडिटर, तो जो अंडू आप करते हैं ये भी स्टैक का एग्जाम्पल है, मतलब स्टैक का कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से बैक बटन प्रेजेंट इन ब्राउजर टू विजिट वेब पेजेस, अगेन ये भी सिमिलर पैटर्न पे वर्क करता है जो स्टैक का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली स्टैक का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पर जैसे आप अंडू करते हैं तो जो सबसे लास्ट में ऑपरेशन हुआ उसको वो पहले क्या करता है, इरेज करता है या रिमूव करता है। दैट्स द बेसिकली कॉन्सेप्ट। पहला ऑप्शन जो यहाँ पे लिख रहा है प्रिंट कमांड फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स फ्रॉम सेम और डिफरेंट कंप्यूटर, ये आई गेस एग्जाम्पल है हमारे क्यू का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है सुधाकर वॉन्ट्स टू मेक ए फंक्शन पुश टू इंसर्ट ए न्यू आइटम इन स्टैक एज, बट ही इज नॉट श्योर विच पाइथन मेथड एग्जैक्टली ही शुड यूज टू क्रिएट सो, हेल्प इन सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम फॉलोइंग्स। डिफाइन पुश ये बनाया उसने, एस और आइटम डाला, क्या एस डॉट इंसर्ट होगा, क्या एस डॉट एक्सटेंड होगा, एस डॉट अपेंड होगा, या ये सभी इसमें करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। बेसिकली स्टैक में हम नए आइटम को इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं जिसे हम पुश ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज आस्किंग दैट बिफोर DBMS इंफॉर्मेशन वाज स्टोर्ड यूजिंग। तो DBMS का निर्माण जब तक नहीं हुआ था तो उसके पहले लोग ऑब्वियसली फाइल सिस्टम का प्रयोग करके हमारे डेटा को स्टोर करते थे। फ्लैट फाइल का मतलब फाइल सिस्टम का मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्लैट फाइल सिस्टम की। और जब आप फ्लैट फाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं मतलब अर्लियर डेज ऑफ कंप्यूटिंग जो स्प्रेडशीट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस होती थी उसकी ये बात कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ऑब्जर्व्ड विथ रिस्पेक्ट टू RDBMS। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है विद रिगार्ड ऑफ दिस RDBMS। फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन इज इमटेरियल। इसका मतलब ये है कि आपने कोई टेबल बनाया आइटम, अब उस आइटम टेबल में आपके पास आइटम नंबर है, नेम है और आपके पास रेट है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी सीक्वेंस में होगा जैसे मैंने लिखा है। आप रेट को पहले ले सकते हैं, आइटम नंबर को बाद में ले सकते हैं, फिर आप नेम को ले सकते हैं। तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, टपल्स इन ए रिलेशन कैन बी डुप्लीकेटेड, ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। नो एट्रीब्यूट कैन हैव मैनी डेटा वैल्यूज इन वन टेबल। इसका मतलब ये है कि भाई कोई एक कॉलम है, अब उस कॉलम में इस तरह से वैल्यूज हैं तो 4 3 2 आप इस तरह से डालेंगे ना, 4, 5 तो आप कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और चौथा जो इसमें ऑप्शन है, नल इज यूज टू रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर अननोन और नॉन एप्लीकेबल। सो ये बिल्कुल सही बात है कि नल एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है अननोन या मिसिंग वैल्यू को, और विच इज नॉट अप्लाइड। सो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी आप देख रहे हैं कि टपल इन अ रिलेशन
कैन बी डुप्लीकेटेड। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है यहाँ पे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ RDBMS हर एक टपल यूनिक होना चाहिए, और यही कारण है कि इस यूनिकनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है हमारे DBMS या RDBMS में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Here it is saying that method of comparing source code of a suspected program with already known virus present in database of antivirus is known as what? देखिए, आपका जो एंटीवायरस है, अगर वो किसी ऐसे कोड को पकड़े जिसपे उसको लगता है कि ये वायरस हो सकता है, और इसके लिए वो ऑलरेडी अपने पास जो वायरस से रिलेटेड प्रोग्राम मौजूद होते हैं उनको कंपेयर करके उसे करता है, तो इस प्रक्रिया या इस मेथड को एंटीवायरस के द्वारा जो की जाती है हम ह्यूरिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है ज्वाइन इन RDBMS रिफर्स टू व्हाट। तो देखिए, RDBMS में ज्वाइन हम जानते हैं हमारे पास में टेबल्स होते हैं, जैसे ये हमारे पास टेबल है और ये हमारे पास टेबल है। तो ये टेबल ए है और ये टेबल बी है। तो जब आप इनको ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं, इनकी रोज को एक्चुअली क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं बेस्ड ऑन कॉलम्स या कॉमन कॉलम्स। तो आइडियली ये टेबल को कंबाइन नहीं करता, बेसिकली क्या करता है, मल्टीपल रोज को कंबाइन करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट इफ समवन टाइप मैसेजेस इन ऑल कैपिटल लेटर्स इट मींस व्हाट। कैपिटल लेटर में यदि आप टाइप करेंगे तो हम जानते हैं जब आप नेट के प्रोटोकॉल या कंप्यूटर सिस्टम के डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं, या ईमेल जब आप करते हैं उसके डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं, तो आपने पढ़ा भी होगा कि कैपिटल में हमें मैसेजेस नहीं करने चाहिए। द रीज़न इज व्हाट कि ये एप्रिशिएशन नहीं होता, ना ही कोई इंपॉर्टेंट मैसेज को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर ये जो लिखा है कि कैपिटल या स्मॉल में लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये भी गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली जब आप कैपिटल में कुछ लिखते हैं तो ये कहीं ना कहीं शाउटिंग का या एक नेगेटिव मैसेज एक्चुअली स्प्रेड करने का तरीका होता है। तो जब आप मैसेजेस को कैपिटल में लिख रहे हैं मतलब यू आर शाउटिंग, या यू वांट टू स्प्रेड नेगेटिव, या यू वांट टू शो योर नेगेटिव इमोशंस। सो दिस इज बेसिकली ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। तो ये थे ओवरऑल आज के हमारे सेशन के इंपॉर्टेंट कुछ MCQs विच आई एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर दिस HPSC। एंड ये सारे क्वेश्चंस अगेन रिपीटेड नहीं है। 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने यूनिकली प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। जैसा मैंने इस वीडियो के बिगनिंग में बोला कि इस HPST के कंप्लीट सिलेबस के या जो सजेस्टेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे MCQs को देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज लिंक्स मिल जाएंगे जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे इसी उम्मीद के साथ कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे ऑब्वियसली आपकी तैयारी करने में। मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। इन सारे वीडियोस को देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।